ओके राजा बेटा, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से सेल जो है कॉलोनियल सेल वो कंबाइन होकर के टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं और कौन से फैक्टर हैं जो इन चीजों से उनको रोकते हैं, टिश्यू फॉर्मेशन से रोकते हैं। उसके बाद हमारा बिलव्ड जो है कि अमेबा जो है उसकी बात करेंगे हम। अच्छा जी, जैसे कि हमने कुछ बात की थी कि कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि सेल्स को ये बताते हैं कि अब आपको टिश्यू बनाना है और अब आपको टिश्यू नहीं बनाना। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? जिसमें सेल कम्युनिकेशन है, एडिशन है, जीन एक्सप्रेशन है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, नेचुरल सिलेक्शन। इनको याद रखने का निमोनिक भी है, बड़ा ही आसान सा निमोनिक है, आपको लास्ट में बताता हूँ। चलें जी, सेल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि वो सेल जो कि आगे जाके टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे उनके दरमियान कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन बाय मीन ऑफ केमिकल के थ्रू ये कम्युनिकेशन होगा। देखें, एक सेल एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी, वेरी गुड, जिन्हें हम एपोक्राइन के नाम से जानते हैं। बेसिकली एपोक्राइन दे आर द हार्मोन्स, और हार्मोन क्या होते हैं? देयर इज नो मेटाबॉलिक रेगुलेटर। ये एपोक्राइन अपनी जगह यहाँ ढूंढेंगे, जगह से मुराद ये है कि अपने लिए रिसेप्टर ढूंढेंगे। एज सून एज इनको रिसेप्टर यहाँ पे मिल गया और वो यहाँ पर फिट भी हो गया तो इनको पता चल जाएगा कि ये सेल हमारे खानदान का ही है, इस सेल के साथ कंबाइन हो जाओ और टिश्यू की फॉर्मेशन कर दो। एक फैक्टर तो ये होता है जो टिश्यू फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेगा। नंबर 2, मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स जो है इनके दरमियान दो तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है जी, वेरी गुड। देयर इज कोहेशन एंड देयर इज एडहेशन। कोहेशन कौन से टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? जो कि सेम काइंड के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, उसे हम कोहेशन कहते हैं। जो डिफरेंट के दरमियान होती है एडिशन कहा जाता है, कोहेशन और एडहेशन। अच्छा, इस एडिशन को समझने के लिए हमने ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझिए। ये देखें, ये हमारे पास दो सेल्स हैं, सेल्स के ये आपको हुक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, सबको विजिबल है। ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर ये केमिकली वेरी गुड, केमिकली डिफरेंट होते हैं, यानी इनकी केमिकल कंपोजिशन जो है, केमिकलों की जो बनावट है वो मुख्तलिफ है। क्या होती है मुझसे बॉदर नहीं है, बस केमिकली वो मुख्तलिफ होंगे, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर सेम होगा। स्ट्रक्चरली यानी वो सिमिलर होंगे, केमिकली डिफरेंट होंगे, स्ट्रक्चरली सिमिलर होंगे। और ऐसे काइंड के स्ट्रक्चर्स दो सेल के दरमियान जो केमिकली भले कुछ भी हो लेकिन स्ट्रक्चरली सिमिलर है, वो आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर के एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं राजा बेटा? क्या कहेंगे इसे हम? स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? टिश्यू। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होगी? एडिशन। एडिशन वाली बात आपको समझ में आई है? लास्ट में आपको समझ में आई है? एडिशन का मतलब क्या होगा? कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी? जो कि डिफरेंट काइंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान हो, ठीक है, और जो सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो वो कौन सी होगी? हाँ, कोहेशन। यहाँ पर कौन सी है, कोहेशन या एडिशन? क्यों? वेरी गुड, केमिकली मुख्तलिफ है, स्ट्रक्चरली सिमिलर है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा फैक्टर जो है वो है जीन एक्सप्रेशन। जीन, मैंने आपको बताया था हमारे प्यारे से सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है, ठीक है, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। डीएनए का वो पीस, वो टुकड़ा जो कि प्रोटीन के लिए कोड कर सकता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन कर सकता है, उसे हम जीन कहते हैं, ठीक है जी। जीन के अलग अलग डेफिनेशन है। वेल, ये प्रोटीन बना सकता है। अच्छा, ये जीन प्रोटीन बनाएगा, ये प्रोटीन भी बनाएगा और हार्मोन भी बना सकता है जीन। ये हार्मोन जो है, अगेन जैसे एपोक्राइन ने हरकत की थी ना, अपने लिए रिसेप्टर नेबरिंग सेल पे ढूंढे थे ना, ये हार्मोन भी यही काम करेगा, अपने लिए रिसेप्टर कहाँ ढूंढेगा? नेबरिंग सेल पर। और जैसे ही इसको अपने लिए रिसेप्टर इस नेबरिंग सेल पे मिल गए और ये यहाँ पर अटैच हो गया तो इसको पता चल जाएगा हाँ ये सेल अपना ही है, इसके साथ बाइंड हो जाओ, और ये सेल जो है आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ये तो टिश्यू फॉर्मेशन को प्रोमोट कर रहे थे। अगर टिश्यू फॉर्मेशन को इनहिबिट करना हो तो ये क्या करते? मैंने कहा ये देखें, इस सेल ने जीन बनाया, हार्मोन बनाया, इस हार्मोन को अपना रिसेप्टर यहाँ मिल गया, ये दोनों अटैच्ड हो गए और इस तरीके से टिश्यू की फॉर्मेशन हो गई। इन्होंने टिश्यू फॉर्मेशन को प्रोमोट किया। अगर से फॉर एग्जांपल ये टिश्यू फॉर्मेशन को इनहिबिट करते तो ये क्या करते? इनको रिसेप्टर ही नहीं मिलते और ये कंबाइन भी नहीं होते, सेल अलग अलग रहते। वेल, तो ये तीसरा फैक्टर था। चौथा फैक्टर हम समझते हैं एनवायरमेंटल, ठीक है। देखिए बेटा, एनवायरमेंटल जो फैक्टर हैं वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं टिश्यूज की फॉर्मेशन पर और इनहिबिशन पर। एनवायरमेंटल फैक्टर से हमारा मतलब क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर से मतलब है टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन और फूड। ये तीन फैक्टर हम याद करते हैं, याद रखेंगे आप बेटा, तीन फैक्टर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन और फूड।
दिमाग में रखिए, अगर टेम्परेचर ज्यादा हाई हुआ तो ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, सेल्स आपस में कंबाइन नहीं हो पाएंगे, ना ही टिश्यू की फॉर्मेशन कर पाएंगे। क्यों? रीजन हम नहीं समझ रहे। ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा उतना ही सुटेबल है टिश्यू फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा एफिशिएंटली जो है सेल वर्क करेंगे और टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे। फूड, जितना ज्यादा फूड उतना ज्यादा जो है सेल फ्लरिश करेंगे, ग्रो करेंगे और टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो टिश्यू प्रमोट होंगे या इनहिबिट होंगे? इनहिबिट होंगे। ऑक्सीजन कम होगा, टिश्यू फॉर्मेशन इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब टिश्यू फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। और अगर फूड कम है तो क्या होगा? टिश्यू फॉर्मेशन इनहिबिशन। राजा बेटा आप बताएंगे, फूड अगर ज्यादा होगा तो टिश्यू फॉर्मेशन होगी, टिश्यू इनहिबिशन होगी? फॉर्मेशन होगी। जहां तक समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? लास्ट फैक्टर है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है बेटा? नेचुरल सिलेक्शन इट इज अ फोर्स ऑफ नेचर जो कि पॉपुलेशन पर ऑपरेट करती है, और वो इंडिविजुअल जो कि बेटर एडजस्टेड हैं, बेटर सर्वाइवल करने की एबिलिटी रखते हैं, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू दोज जिनके पास वो रिसोर्सेस नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी बॉडी के दो तरह के सेल्स हैं, लेकिन ये बिल्कुल हैप्पी हैं, ये सैड है। ऐसा क्यों हुआ? ये जो सेल है ना, समझो ये अमीर घराने के हैं, इनके पास फूड भी है, इनके पास स्पेस भी है, और इनके पास वाटर भी है। ठीक है जी, ये जो है ना, इनके पास बेचारों के पास स्पेस तो है लेकिन फूड नहीं है। ठीक है, फूड से ये डिप्राइव्ड है, ना ही इनके पास वाटर है। तो आप मुझे बताओ कौन से सेल नंबर में ज्यादा बढ़ेंगे? ये वाला ग्रुप या ये वाला ग्रुप, ए या बी? ए। जब ए ज्यादा बढ़ेगा तो टिश्यू की फॉर्मेशन कौन करवाएगा? ए। फूड स्पेस वाटर, फूड स्पेस वाटर का अवेलेबल होना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द नेचुरल सिलेक्शन ओवर देयर। ये नेचुरल सिलेक्शन है इनके लिए। ठीक है, नेचर की एक फोर्स है जिसने इनको सिलेक्ट किया और आगे जाने के चांसेस इनके इन सेल्स के बढ़ा दिए। ये बात आ रही है समझ में? तो वो फैक्टर, जी जरूर, नेचुरल सिलेक्शन एक समझ लीजिए फोर्स होती है नेचर की, जो कि वो इंडिविजुअल जो कि बेटर एडजस्टेड है, जिनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस है, अच्छे से अडॉप्टेड है एनवायरनमेंट में, वो अगली जनरेशन में उनके जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जो नहीं है उनके जाने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। क्योंकि ये वाला सेल का जो ग्रुप था, इनके पास क्या क्या मौजूद था? तो इनके जाने के चांसेस ज्यादा थे कम थे? तो इस वजह से ये आगे चले गए। ठीक है, जब ये आगे जाएंगे तो और नंबर बढ़ेगा तो टिश्यू की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन ने अपना असर डाला ना टिश्यू फॉर्मेशन के ऊपर। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि ये फूड, स्पेस और वाटर एक तरीके का नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर की एक फोर्स है, जो जिनके पास होगी वही अगली जनरेशन में जाएंगे, और इस तरीके से टिश्यू फॉर्मेशन को रेगुलेट कर रहा है। दैट्स व्हाई एक फैक्टर है जो कि हम टिश्यू फॉर्मेशन में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, ये टेम्परेचर, देखिए बेटा, इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर होते हैं जिनके डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, जिसमें आई लव टू मेंशन द नेम ऑफ टेम्परेचर, ऑक्सीजन एंड फूड। राजा बेटा देखो, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा ना वो बॉडी के लिए सही नहीं। क्यों सही नहीं? हमारी बॉडी के एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। अब इतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे, आप बस इतना याद रखो, टेम्परेचर बढ़ेगा ना, सेल के लिए वो सही नहीं है, सेल सर्वाइव नहीं करेंगे, डाई कर जाएंगे। अगर सेल डाई कर जाएंगे तो क्या वो टिश्यू बना पाएंगे? तो बढ़ा हुआ टेम्परेचर टिश्यू फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। नंबर 1, ऑक्सीजन अमाउंट, जितना ऑक्सीजन का ज्यादा होगा ना उतना एफिशिएंटली हम काम कर पाएंगे, उतनी ज्यादा हमें एनर्जी मिलेगी। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतने ज्यादा सेल्स, तो टिश्यू बनेंगे या डिस्ट्रॉय होंगे? ठीक है जी। और तीसरा फैक्टर कौन सा है? फूड अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? बनेंगे। ज्यादा फूड, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा अच्छे से वर्क। आ रही है बात समझ में? चले जी, इसका जैसे मैं आपको निमोनिक का वादा किया था, तो इसके लिए निमोनिक है ना, अगर ये फैक्टर अगर आपको वर्बली याद है तो आपको सिर्फ याद रखना है केज एन, सी फॉर सेल कम्युनिकेशन, ए फॉर एडिशन, जी फॉर जीन एक्सप्रेशन, ई फॉर एनवायरमेंटल फैक्टर एंड एन फॉर नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है जी। तो अगर ये नाम आप याद रख लेते हो तो सीक्वेंस याद रखने में आपको ये निमोनिक हेल्प करेगा। यहाँ तक कोई सवाल, कोई बात? यहाँ तक हमने सिर्फ ये समझा है कि किस तरीके से जो सिंगल सेल हैं वो कंबाइन होकर के टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू के बाद क्या बनेगा? ऑर्गन के बाद, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ये फैक्टर ऑपरेट करके उनको ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जो यूनिसेलुलर है ना, जैसे हम टिपिकल अमेबा की एग्जांपल की बात करेंगे, इनमें ये फैक्टर होते ही नहीं, ये फैक्टर ऑपरेट ही नहीं करते। दैट्स व्हाई यूनिसेलुलर के यूनिसेलुलर रह जाते हैं। जो कॉलोनियल है, कॉलोनियल में क्या था?
बहुत सारे सेल थे लेकिन कंबाइन नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? ये वाले जो फैक्टर है ना, ये सही से ऑपरेट नहीं कर रहे थे वहां। आ रही है बात समझ में? अब हम हमारे पास कितने टाइप के कितने ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिज्म के? सेल की ऑर्गेनाइजेशन और टाइप ना नंबर की बेस पर कौन कौन से? यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है जी। अच्छा, यूनिसेलुलर की जो टिपिकल एग्जांपल है वो आपके सामने है, ये अमेबा, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कॉलोनियल, जिसके अंदर वॉलबॉक्स पढ़ेंगे। मल्टी सेलुलर में मस्टर्ड प्लांट, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों, और इसके अलावा फ्रॉग, राना टिग्रीन इंडियन फ्रॉग जो है वो डिस्कस करेंगे। आज हम अमेबा को देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा दें, कोई सवाल कोई बात? पहली बात तो क्लियर है, अंडरस्टूड है कि ये यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल है, इसके अंदर कोई टिश्यू नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन, इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी इसकी? सेलुलर, टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम? सेलुलर। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है, ऑर्गेनाइजेशन इसकी सेलुलर है। अच्छा, ये रहता कहाँ है? जिस जगह पे कोई इंडिविजुअल रहता है वो उसकी हैबिटेट है। ठीक है जी। क्या वो वाटर में रह रहा है, खुश्की पे रह रहा है, पेड़ पर रह रहा है, हवा में रह रहा है? जहां भी वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, जो उसका नेचुरल फिजिकल एनवायरनमेंट है, जहां वो अपने जो है कि बेबीज भी प्रोड्यूस करता है, उस जगह को हैबिटेट कहा जाता है। और इसकी जो हैबिटेट है ना, वो एक्वेटिक है। एक्वेटिक समझते हैं आप? नहीं, वाटर। एक्वेटिक जहां भी आ जाए आप समझ जाओ वाटर। लेकिन वाटर भी हमारे पास दो तरीके का होता है। कौन कौन सा है वाटर? सॉल्टिश यानी मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में रहेगा। और फ्रेश वाटर में भी जहां कम गहरा पानी होता है, शेलो वाटर जिसे हम कहते हैं, शेलो वाटर। शेलो वाटर की जो कीचड़ है ना, वो इसकी बेस्ट प्लेस है रहने के लिए, शेलो वाटर। तो इसकी हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब क्या था बेटा? हैबिटेट जहां वो रहता हो। ये कहाँ रहता है? फ्रेश वाटर में, शेलो वाटर यानी कम गहरा पानी, उसके कीचड़ में ये मौजूद होगा। और अगर पानी कहीं रुका हुआ है तो भी अमेबा वहां ग्रो करता है। हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन में भी अमेबा है, आपको उसके बारे में बताऊंगा, वो कौन सी डिजीज काज करता है जरूर। ये वो अमेबा नहीं है बाहर। अच्छा जी, हमने इसकी हैबिटेट देख ली, इसकी ऑर्गेनाइजेशन देख ली। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले इसकी ये आउटर मोस्ट बाउंड्री आपको दिख रही है? सबको विजिबल है ये आउटर मोस्ट बाउंड्री? ये आउटर मोस्ट बाउंड्री दिख रही है आपको? पता है इस आउटर मोस्ट बाउंड्री को क्या कहते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन। नो, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। ठीक है जी, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, इसकी शेप की बात करते हैं। अमेबा की जो शेप है ना, वो हाईली इरेगुलर है। अमेबा की शेप आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। जी हाँ, किसी भी शेप का नहीं है। उसका रीजन कोई बता सकता है मुझे क्यों? जी, सेल तो हमारी बॉडी के अंदर भी है, लेकिन उनकी शेप है। भले हमारी बॉडी के अंदर भी टिश्यू फ्लूइड है सेल के दौरान। जी नहीं है, अमेबा है बेटा। पहले तो ये दिमाग में रखो कि ये कौन सा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखें, हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कौन कौन से हैं, वर्बली मैं आपको बता देता हूँ। गुड गर्ल्स शुड नो। हमारे पास है बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, फंजाई, प्लांट और एनिमल। राजा बेटा, ये इनके अंदर जो है ना, कौन सा सेल होगा इनके अंदर? प्रोकैरियोट होंगे। ये सेल पूछा है मैंने। और इन सब के अंदर कौन सा सेल होगा? ये बात आ रही है समझ में? इनमें बैक्टीरिया में सेल कौन सा होगा? मतलब जिसकी न्यूक्लियर मेंबर नहीं हो गई। और इन सब में हम पढ़ रहे हैं अमेबा। अमेबा इस ग्रुप से बिलोंग करता है, इस प्रोटोजोन से। प्रोटोजोन। अब प्रोटोजोन के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। प्रोटोजोन ऐसे काइंड के एनिमल होते हैं जो कि यूनिसेलुलर है। पहली बात, यूनिसेलुलर होंगे, सेल यूकेरियोट होगा। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, खाना खाने का अंदाज, वो फिक्स नहीं है। कभी ये दूसरों से खाना लेते हैं और कभी अपना खाना खुद बनाते हैं। जब कोई इंडिविजुअल अपना खाना किसी दूसरे से लेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ। और जब वो खुद बना रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ। तो ये हेट्रोट्रॉफ भी शो करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ऑटोट्रॉफ भी शो करते हैं। मूड है इनका, जैसा मूड होगा वैसे ही न्यूट्रिशन शो करेंगे। और ऐसे काइंड की न्यूट्रिशन रखने वाले मिक्सोट्रॉफ कहलाते हैं। मिक्सोट्रॉफ। तो ये ना हेट्रोट्रॉफ है ना ऑटोट्रॉफ है, ये मिक्सोट्रॉफ है। ठीक है, यूनिसेलुलर है, यूकेरियोट है, मिक्सोट्रॉफ है। बातें आ रही हैं समझ में? कोई चीज भी मुश्किल नहीं है, कोई भी ऐसे नहीं सोचेगा कि हमें समझ में नहीं आएंगी चीजें। आगे बढ़े, चले। मिक्सोट्रॉफ का मतलब क्या था?
और ये इनकी ये कौन से होंगे? यूनिसेलुलर सेल कौन सा होगा? कोई मुश्किल है याद रखना इसको। अब तक हमने पढ़ा क्या है? सिर्फ मैंने आपको 5 फैक्टर बताए हैं जो कि टिश्यू फॉर्मेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अमेबा, हाँ अमेबा जो है कि यूनिसेलुलर है। इसके अलावा हैबिटेट इसकी एक्वेटिक फ्रेश वाटर, शेप इसकी इरेगुलर, इस पे आते हैं अभी। और ये प्रोटोजोन है, क्योंकि कंफ्यूज थे ना आप, इस वजह से बताइए प्रोटोजोन है, ना बैक्टीरिया ना फंजाई ना एनिमल ना कुछ, प्रोटोजोन। प्रोटोजोन ऐसे काइंड के ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉफ हो और जो कि यूनिसेलुलर और यूकेरियोट हो। अच्छा, इनकी शेप इरेगुलर क्यों है? देखिए राजा बेटा एक बात सुने, सेल्स की जो शेप होती है ना, सेल की जितनी भी शेप है, सेल को शेप देने के लिए सेल के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, उस कवरिंग को हम पेलिकल कहते हैं। पेलिकल सेल कवरिंग होती है ये। इसका काम ये है कि ये सेल को शेप देगी रेगुलर। अगर पेलिकल आ गई सेल के ऊपर तो सेल या तो सर्कुलर होगा या क्यूब शेप होगा या टॉल होगा, और जिन पर पेलिकल नहीं है ना, फिर उनकी मर्जी, वो चाहे इरेगुलर हो चाहे कैसे भी हो जाए। इसके पास पेलिकल नहीं है, दैट्स व्हाई ये इरेगुलर शेप रखता है। ये बात आ रही है समझ में? तो आप जब कोई अमेबा आपसे पूछेगा ना कि इरेगुलर क्यों है, तो आप बता सकते हो कि उनके ऊपर क्या पेलिकल नहीं है। पेलिकल क्या होती है? कवरिंग होती है जो सेल को शेप देती है, वो इसके पास बेचारे के पास नहीं है। अब तक मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन समझा दी, ठीक है राजा बेटा। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये आपको डॉटेड डॉटेड दिख रहे हैं, ब्लू डॉट और व्हाइट डॉट। जो ब्लू डॉट दिख रहे हैं आपको, जो ब्लू डॉट वाला एरिया है ना, उसे एक्टोप्लाज्म कहा जाता है, एक्टोप्लाज्म। और ये जो ब्लैक डॉट वाला एरिया है ना इस ब्लू के अंदर, वो एंडोप्लाज्म कहलाता है। एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। ये बात आ रही है समझ में? बाहर क्या मौजूद थी? सेल मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर क्या मौजूद है? और उसके बिल्कुल अंदर एक्टोप्लाज्म प्लस एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म प्लस एंडोप्लाज्म गिव अस साइटोप्लाज्म। ये बात आ रही है समझ में? ठीक है जी। अच्छा, अब इसके ये दरमियान में स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला आपको, ये न्यूक्लियस, इसका बिलब। देखो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, क्यों? ये कौन सा सेल है? ये यूकैरियोटिक है। चले राजा बेटा, देखें ये जो एंडोप्लाज्म है ना, ये होती है जेल लाइक, और एक्टोप्लाज्म होती है सोल लाइक। सोल, एक्टोप्लाज्म जेल लाइक, ठीक है जी। एक्टोप्लाज्म सोल लाइक, जेल यानी ये सॉलिड, तकरीबन सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है ये, और ये जो है ना ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो राजा बेटा आप मुझे बताओ, इनमें से मूव कौन कर सकेगा, एक्टोप्लाज्म या एंडोप्लाज्म? एक्टोप्लाज्म मूव कर सकेगा, एंडोप्लाज्म मूव कर सकेगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जेल नीचे आना चाहिए। मैं उसको एक्टोप्लाज्म समझ रहा हूँ। ये जेल है, ये सोल है, और ये लिक्विड है, और ये सॉलिड है। तो मूव कौन करेगा? एंडोप्लाज्म। तो ये जो ब्लू वाला रीजन है ना, ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होता है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होता है। अब तक इसके स्ट्रक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन देख लिया है, साइटोप्लाज्म देख लिया है, एक्टोएंडोप्लाज्म देख लिए, न्यूक्लियस देख लिया है, ठीक है राजा बेटा। अच्छा, अब इसकी न्यूट्रिशन पे आते हैं, ये खाता क्या है? इसका जो खाना है वो होते हैं छोटे छोटे बैक्टीरियाज। छोटे छोटे बैक्टीरियाज अगर इसके सराउंडिंग में आ जाते हैं तो ये बैक्टीरियाज की फेवरेट डिश है। इसको बैक्टीरिया मिले, ये अपनी बॉडी का पार्ट इस तरीके से आगे बढ़ाएगा, ठीक है राजा बेटा। बस 2 मिनट की बात है, थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा, कुछ देर के बाद ये बैक्टीरिया इसकी गिरफ्त में आ जाएंगे, ये पार्ट आगे से क्लोज हो जाएगा और ये बैक्टीरिया अंदर जाने के बाद इसकी मुलाकात होगी इन कटर से। ये कटर दिख रहे हैं आपको, इन्हें लाइसोजाइम कहा जाता है, लाइसोजाइम। ये इस बैक्टीरिया को ब्रेक करके रख देंगे इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है जी। और वो पीसेस जो है वो ये यूटिलाइज कर लेगा अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो राजा बेटा आज हमने क्या, अमीबा में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और है ना इसकी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हैबिटेट समझ ली है। अभी कुछ सिस्टम इसके बकाया है जो कि हम कल वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। कोई सवाल? जी, दोनों को मिलाकर हम साइटोप्लाज्म कह रहे होते हैं पूरे को, ठीक है राजा बेटा। कोई सवाल नहीं है?